आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता। नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। खेल की बात रेडियो स्टेशन के साथ इस अंक में स्वीकार कीजिए अपने दोस्त का प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ रामकिशन और आप सुन रहे हैं रेडियो स्टेशन, जो छू ले आपका मन। यहाँ पर हम खेल की तमाम सारी खबरों पे चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। तो आज हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं। पहले तो आदरणीय रंजय कुमार शाह जी का मैं परिचय कराऊंगा। रंजय कुमार शाह जी, ये जो सेवा कुटीर में T10 लीग चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है, क्रिकेट का एक टूर्नामेंट है, दृष्टिबाधित क्रिकेट का एक टूर्नामेंट है, तो उसके ऑर्गेनाइजर है ये। प्लस जो T10 लीग चल रही है उसकी जो मैनेजमेंट है उसमें कैशियर की हैसियत से भी इनकी शख्सियत को पहचाना जा सकता है। दूसरे हैं हमारे दैनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते रहते हैं, चर्चा परिचर्चा में, समरथ प्रसाद जी। तो पहले रंजय कुमार शाह जी और समरथ जी, आप दोनों का सिलसिलेवार तरीके से तहे दिल से शुक्रिया, आप दोनों ने समय बिताया। थैंक यू सो मच। तो जी, काफी कुछ घटनाएं हैं, काफी कुछ खबरें हैं हमारे पास, जिन पे हम सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे T10 लीग से, जो कि 25 दिसंबर 2022 को इसका 3rd एडिशन शुरू हुआ और उसके बारे में कुछ विस्तार से हम चर्चा करेंगे, जो कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रंजय कुमार शाह जी हमारे साथ हैं और वो कुछ बताएंगे कि कैसे शुरू किया, कैसे क्या हुआ। तो रंजय जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आखिर ये जो ख्याल आया T10 लीग का, दृष्टिबाधित लोगों की T10 लीग है ये, उनको ऊपर उठाने के लिए, और उतना पैसा तो हम नहीं दे सकते जितना IPL में पैसा मिलता है, लेकिन हाँ, एक मोटिवेशनल के तौर पे ये आपके मन में कैसे ख्याल आया कि इस लीग की शुरुआत हमें करनी चाहिए? जी थैंक यू सो मच सर, आपने जो मुझे आमंत्रित किया आज खेल की बात में। पहली बात तो जो हमारा T10 का संस्करण जो है वो 3 एडिशन हमारे सफलतापूर्वक हमारे साथियों ने इसको संपन्न करा दिया है। चौथे एडिशन में जो है मुझे ऑर्गेनाइजर के रूप में हमारे यहाँ के छात्रों के द्वारा मुझे समिति में जो है चुना गया। उसके जो भी भूमिकाएं हैं, जो भी मतलब मैं आज निभा रहा हूँ अपने सभी अग्रज भ्राताओं से, अपने अग्रज साथियों से सीखते हुए मैं इस एडिशन को अपने साथ भाई प्रकाश चौधरी जी और हमारे T10 के अध्यक्ष वर्तमान में जयेश रंजन जी हैं। तो इन सभी बड़े भाइयों का, बड़े साथियों का हमारा साथ चलता रहता है और इनके मार्गदर्शन में ही आज हम अपने चौथे संस्करण को जो है 25 दिसंबर 2022 से आरंभ कर पाए हैं। इससे पहले जो फर्स्ट एडिशन हुआ उसमें मैं एज अ प्रतिभागी ही था। उसमें अगर हम देखें तो हमारे जो साथी थे कई सारे मेरे से इतने सीनियर हैं जो आज कई ऊंचे पदों पे पहुंच गए हैं। तो उनसे एज अ प्लेयर में बनते बनते, उनसे प्रेरणा लेते लेते आज मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में पहुंचा हूं और आशा करता हूं कि आगे भी मैं इस चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को, T10 जैसी चीज़ों को आगे बढ़ाने में जैसा ही मेरा योगदान हो पाएगा वो मैं देने का प्रयास करूंगा। जी सर। जी, ये आखिर ये आपके मन में ख्याल, मतलब आपके मन यूं कह रहा हूं कि अभी आप हैं, लेकिन कुछ आपको पता लगा होगा कि जो ये T10 की कमेटी बनी, आखिर ये T10 लीग कराने का एक ख्याल ये कमेटी के मन में कैसे आया? मतलब क्या सोचा होगा इसके करने की योजना? सर ये इसलिए हमने T10 लीग को जो है संस्करण जो है चालू किया, क्योंकि पहले जो है
दिल्ली में जो है टूर्नामेंट हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्रिकेट जो है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कम होता गया। मेरे को याद आता है कि 2013-14 में डीडीए ग्राउंड में मैंने लास्ट मैच देखा था। उसके बाद से मैंने दिल्ली में मैच ऑर्गेनाइज होते हुए नहीं देखा। तो हमारे सेवा कुटीर के छात्रों ने सब मिल करके डिसाइड किया कि कम से कम हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे पाएं जिससे कि ज़्यादा प्लेयर उभर के आएँ। तो हमने एक तरह से देखा, तो हमने सोचा कि क्या पता हमारे देखा देखी ही और ऑर्गेनाइजर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है क्रिकेट की, वो शायद और आगे आए। तो वैसा ही हुआ। आज हमारा T10 लीग का जो उद्देश्य था, हमने 3 संस्करण ला दिए। उसके बाद आज देखिए कि दिल्ली CAVD है जो हमें इस टूर्नामेंट में स्पॉन्सर भी कर रही है इस बार। उन्होंने भी इस बार शिविर कैंप जैसी चीज़ों का आयोजन किया और कई सारे प्लेयरों का जो है 40 प्रतिभागियों का उन्होंने जो है शिविर कैंप लगाया। तो कहीं ना कहीं हमारे T10 का जो सार्थकता था वो होती हुई दिखती है सर। जी, निश्चित तौर से बिल्कुल आपके विचारों से मैं भी सहमत हूँ। और जहाँ तक आपने डीडीए ग्राउंड की बात की, वो स्टेट कप होता था, मैंने भी काफ़ी देखा है उसको जब मैं दिल्ली में रहा करता था। तो खैर रेडियो स्टेशन भी आपसे कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। आपकी जो ये मुहिम है, इस मुहिम के साथ रेडियो स्टेशन, समूचा रेडियो स्टेशन भी जुड़ा हुआ है, जिनमें मैं भी हूँ, हमारे पैनलिस्ट हैं, सभी लोग हैं। T10 लीग का चौथा संस्करण था, जिसका उद्घाटन समारोह 25 दिसंबर 2022 को 10 बजे से सीधा प्रस्तुत हुआ। जी हाँ, प्रस्तुत हुआ और अच्छे हमारे महानुभावों ने शिरकत की। उनमें नॉर्थ जोन के जनरल सेक्रेटरी साहब भी आए हुए थे और काफी अच्छा लगा वो देख करके मुझे। उसके बाद पहला मैच, ओपनिंग मैच खेला गया सेवा कुटीर थंडर्स और सेवा कुटीर कैपिटल्स के बीच। थोड़ा सी मैं उसकी समरी बताना चाहूंगा। सेवा कुटीर कैपिटल्स ने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी की, यानी बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने पर निर्धारित 10 ओवरों की समाप्ति पर 199 रन बोर्ड पे लगाए, 150 प्लस रन बनाए। वहां के कैप्टन पवन शर्मा ने एक बहुत अच्छी पारी खेली, सुलझी हुई पारी खेली। वहीं पे 200 रन का पीछा करते हुए आई थिंक 170 के अकॉर्डिंग रन बनाए सेवा कुटीर थंडर्स ने, और वो 29 रनों से हारी। तो उसकी तरफ से यदि हम बात करें तो लोकेश ने 123 रनों का योगदान दिया, जिनसे उम्मीदें थी। महेंद्र सिंह यादव, जो कि पहली गेंद पे LBW हुए, कप्तान पवन शर्मा की गेंद थी वो, और वो 29 रनों से वो मैच गंवाया सेवा कुटीर थंडर्स ने। दूसरा मैच सेवा कुटीर ब्लास्टर और सेवा कुटीर नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। नाइट राइडर्स ने उस मैच को जीता, यानी नाइट राइडर्स उस मैच में विजयी रहा। जी, अब मैं आपसे बात करूंगा। रंजय जी, आप जी सर, क्या समझते हैं कि सेवा कुटीर के प्रांगण में ये जो मैच हो रहे हैं और जिस काम के लिए आपने प्लानिंग बनाई थी, वो प्लानिंग कितनी सार्थक सिद्ध हो रही है, कुछ आपको अनुमान हुआ? सर बिल्कुल हाँ, हमारी जो प्लानिंग है और जो हमारे जो साथियों का सपना था, जो हमारा सपना है, वो होता हुआ दिखता है सर। क्योंकि अगर हम देखें पहले एडिशन के बाद हमारे प्लेयर, हमने जब दूसरा एडिशन कराने का सोचा, तो सर दूसरे एडिशन में हमारे CAVD के उस वक्त जनरल सेक्रेटरी और कैप्टन उस वक्त के योगेश तनेजा जी और अकबर अंसारी, जो इंडिया टीम को भी जो है कैप्टनशिप करते रहते थे, तो ये लोगों ने जो है वहाँ से T10 के दूसरे संस्करण से जो है दिल्ली के कई सारे प्लेयर चयनित किए गए। अगर सर हम आगे बढ़ते हैं तीसरे संस्करण की तरफ, तो तीसरे संस्करण में ही अगर हमने देखे तो मैं खुद, जो अभी मैं बिहार टीम का हिस्सा हूँ, और तीसरे संस्करण में ही मैं क्या नाम है, मेरे परफॉर्मेंस को देखा और मुझे बिहार टीम ने जो है अपने तरफ मुझे ऑफर दिया कि आप हमारी टीम राज्य से खेलिए। मैं भी बिहार का ही रहने वाला हूँ बेसिकली। तो मैं वहाँ पे उनके ट्रायल कैंप में गया और मेरा चयन किया गया, और आज मैं नेशनल नागेश ट्रॉफी बिहार टीम से खेला, और उसमें
मेरा भी चयन किया गया सर। इसके अलावा हम देखें तो हमारे टी10 से ही खेले हुए जो पिछले 3 एडिशन लगातार खेलते रहे भाई नीलेश यादव और इरफान देवान, आज जो इंडिया वर्ल्ड कप वॉन की है उसके 2 प्रतिभागी हमारे टी10 के हिस्सा रहे हैं सर। जी हाँ, चलिए, और एक आपसे अंतिम सवाल जी वो ये कि ये जो चौथा संस्करण शुरू हुआ है, 2 मैच खेले गए हैं, उसके बाद आप क्या सोचते हैं कि कुछ नियम ऐसे हैं जिन पे और आपको वर्क करना बाकी है? क्योंकि आवश्यकता ही जो है आविष्कार की जननी है, या आविष्कार ही आवश्यकता की जननी है, जो भी कह ले। तो मुझे लगता है कि आपको अभी भी कुछ लगता है कि कुछ इसमें मूलचूल सुधार की आवश्यकता है, जो ये 2 मैच खेले गए चौथे एडिशन में, है ना? तो जी क्या ऐसा है कुछ? सर, हम लोग रूल्स में निरंतर सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ हमें जो है देखते हुए चलना होता है इंटरनेशनल बॉडीज को भी। तो जो इंटरनेशनल रूल है उसको ही फॉलो करते हुए चलते हैं और कुछ हम अपने रूल्स भी बनाने का प्रयास करते हैं सर। तो हम लोग जैसे जैसे भी कई वैसे भी रूल का भी प्रॉपर नहीं बनता है, उसमें संशोधन अगर आज हम किसी भी इंस्टीट्यूट के संस्थान का चाहे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ही देख लें, समय समय पर उसमें संशोधन होते रहते हैं सर। तो कहीं ना कहीं हम लोग आपस में बातचीत ऐसी ऐसी कर रहे हैं जो कि B1 प्लेयर्स के लिए भी और अच्छा हो सकता है अगर हम लोगों ने उसको आगे फॉलो किया। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि और क्या अच्छा नए रूल्स हम लगा सकते हैं, या और कैसे हम प्लेयर्स को उभार सकते हैं, या प्लेयर्स कैसे और अनुशासित में रह सकते हैं। हमारा जो एक अनुशासित रहना भी जो है एक मकसद है कि प्लेयर अनुशासित में रहें, कहीं भी जाएं अनुशासन दिखे प्लेयर। तो हमारा एक ये भी मकसद जो साथ साथ चलता है, तो उसको भी हमें साथ में लेके चलना होता है सर। जी बिल्कुल, आपसे निरंतर हम संपर्क में रहने का प्रयास करेंगे। और T10 पे क्या आप कोई और अपडेट देना चाहते हैं? उससे पहले मैं आपको ये भी सबको बताना चाहता हूँ, अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को, यदि T10 लीग का आप आनंद लेना चाहें अपने घर बैठे बिल्कुल ले सकते हैं। आप अपने मोबाइल से YouTube खोलें और वहाँ पे सर्च करें रेडियो टशन, RADIOTASSAN, रेडियो टशन आप सर्च करें, और वहाँ पे T10 क्रिकेट लीग को जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे जो भी मैच लाइव चल रहा होगा वो अवश्य आपको दिखाई देगा। जी, अब रंजय जी, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि क्या आप T10 लीग के बारे में जो सबको ना पता हो, या जो आप चाहें कि आप YouTube पे और सबको बता सकते हैं, क्या कोई ऐसी बात आपके मन में हो? सर, बाकी दर्शकों का प्यार मिलता रहे, उससे बढ़कर किसी के लिए भी कुछ नहीं हो सकता है। बाकी मैं तो यही चाहता हूँ कि जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस T10 का हिस्सा बने, चाहे दर्शक रूप में, श्रोता के रूप में, कैसे भी अपना योगदान जैसे भी दे सकें वो जरूर दें। और बाकी अपकमिंग मैच 31 को होना है, सेवा कुटीर पलटन बनाम सेवा कुटीर कैपिटल 9 बजे से। उसके बाद 11 बजे से 11:30 बजे से स्काईलॉर्ड बनाम ब्लास्टर का मैच होना है, और 3 बजे नाइट राइडर बनाम थंडर का मैच होना है। तो श्रोताओं से निवेदन यही करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपके चैनल पे हम लोग लाइव प्रसारण कर रहे हैं, लाइव प्रसारण चल रहा है, प्रकाशन। तो सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आप सभी इस पे जो है आप आएं और देखें। और थैंक्स टू रेडियो टशन जो हमारे साथ चौथे एडिशन में हमें पूरे मैच फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव करने का जो है हमारे साथ जो जुड़ा। और आजम सर जिनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे, जिनके माध्यम से हम रेडियो टशन के कार्यकारिणी समिति से हम मिल पा रहे हैं, और आज मैं जो यहाँ पे हूँ वो आजम सर की बदौलत। थैंक यू सो मच आजम सर। और बाकी ज्यादा कुछ नहीं, श्रोताओं का प्यार मिले यही हम सब के लिए बहुत है। अरे नहीं, बिल्कुल रंजय भाई, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ दोनों को बीच में। समृद्ध जी से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया, इसलिए आपको मेरे साथ शो करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जो मैं चाहता नहीं था, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, संपर्क टूट गया उनसे। मैंने कोशिश की दोबारा से संपर्क साधने की, परंतु उनसे संपर्क हो नहीं पाया। रामकृष्ण जी ने बहुत सारे सवाल पूछे रंजय से, और उसका उन्होंने बड़ी खूबसूरती से जवाब भी दिया। एक सवाल मैं तो सोच रहा था पूछ लूं, मुझे लगा चलो अभी पूछ लेता हूँ। रंजय भाई, एक बात बताओ, T10
चौथा एडिशन है T10 लीग का। अभी तक जो 3 एडिशंस हुए उन्हें तमाम फाइनलिस्ट रही होंगी 3 टीमें, है ना। काफी सारे प्राइजेस में कई बार इंक्रीज कई बार डिक्रीज चीजें होती रहती हैं, वो एक अलग मसला है। क्या लगता है कि इसको और बड़े लेवल पे हम लोग ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ एजेंसीज वगैरह से अगर हेल्प ले या फिर कहीं से भी कुछ हो तो बेहतर होगा? वो तो एक अलग बात है, वो तो सबका जवाब हाँ होगा। लेकिन मेरा अपना सवाल, जैसे अभी T10 से लोग वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उसके लिए तुम्हें पहली बात तो बहुत बहुत बधाई और तमाम लोगों को बहुत शुक्रिया जिन्होंने इसको इतना सपोर्ट किया। मैं समझता हूँ कि आगे तुम इसको और कंटिन्यू करो और हम जितना सहयोग कर सकते हैं एनी हाउ वो हम हमेशा करेंगे। ये हम ऑन एयर ऐलान कर रहे हैं, ऑफ एयर नहीं। ऑफ एयर तो हमने जी बहुत जी, सारी बातें की, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। जी। हाँ जी। जब भी तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता लगे सिंपली कॉल करना, मैसेज करना, जैसे भी पॉसिबल हो। चाहे मैं हूँ, रामकृष्ण जी हूँ, वी विल बी वेरी मच हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी कंडीशन, है ना। ये एक मेरी तरफ से छोटा सा अनाउंसमेंट था, ऑन एयर मैंने कर दिया इसलिए। मुझे लगा ऑफ एयर ठीक है, ऑफ एयर तो बहुत बातें होती है हमारी, जी जी ऑन एयर मुझे लगा बोलना चाहिए ताकि लोगों को भी लगे जी, वो भी बिल्कुल आगे ठीक आके है। अगर कुछ करना चाहे तो ऐसी चीजों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं लोगों से अपील भी करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि जो भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे एनी हाउ उसका लिंक भेज देना बराबर। प्लीज जी आगे आए, ताकि इस तरह की लीग को और बढ़ावा मिले। क्योंकि हमें गवर्नमेंट से कोई फंड नहीं मिलता है, हम ये बच्चे अपनी मेहनत से अपने खुद के फंड से, रामकृष्ण जी मैं आपको बताऊं एक वाकया। सेकंड एडिशन था या थर्ड एडिशन, ऐसा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट मैंने सुना हुआ है ये फर्स्ट एडिशन। हाँ, फर्स्ट एडिशन जो हुआ था, इनको कहीं से कोई स्पॉन्सर्स नहीं, कुछ नहीं, ये सब हॉस्टल के यस सर। बच्चों ने मिलके अपने फंड से अपने जी बिल्कुल आपसे बिल्कुल। चीजों को कराया था। तो तुम लोग बधाई के पात्र हो सारे, बहुत मेहनत करो, बहुत आगे जाओ, दैट्स व्हाट आई कैन से। बाकी हमारे शो पे आते रहना, ठीक है। जी ये बिल्कुल सर, तुम्हारा ही बिल्कुल। चैनल है, हम यस। इस पे बात भी करेंगे और सेवा को T10 लीग के बारे में। जी जी, तो निरंतर चलता रहेगा जी। जी तो रंजय जी, आपने रेडियो स्टेशन को टाइम दिया, समय देने के लिए आपका तहे दिल से रेडियो स्टेशन की पूरी टीम आपका धन्यवाद ज्ञापित करती है। और आपसे निरंतर हमारा वाद संवाद होता रहेगा। ज्यों ज्यों T10 लीग आगे बढ़ेगी त्यों त्यों हमारा वाद संवाद आपसे रूबरू हम उसके साथ होते रहेंगे। तो समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो अब हम आगे चलते हैं, अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। तो आजम जी, कुछ मैचेस प्रगति पर हैं, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो टेस्ट श्रृंखला समाप्त हुई उसमें 2-0 से भारत ने क्लीन स्वीप किया। और क्या कहना चाहते हैं कि वो जो टेस्ट श्रृंखला समाप्त हुई वो हमारे लिए अच्छी रही, बांग्लादेश के लिए खराब रही है तो सब कहेंगे, लेकिन हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या थे और बांग्लादेश के लिए क्या प्लस पॉइंट थे? See, Bangladesh have got some good batsmen, they played very good cricket. They have been very skillful team, in 2 3 4 years. अभी आप देखो उनके कई, मोहम्मद उल हक ने क्या जबरदस्त पारी खेली। मिराज मेहदी एक प्लेयर है उनके, मेहदी हसन मिराज ऐसा करके नाम है। एक उभरता हुआ सितारा है बांग्लादेश के लिए। और डिसिप्लिन मुझे नजर आया है इस श्रृंखला में बांग्लादेश की तरफ से, जो अक्सर होता नहीं है। कई बार आपने देखा होगा विवादों में रहती है बांग्लादेश, बट फिलहाल डिसिप्लिन नजर आया, बढ़िया क्रिकेट। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कम WTC को ध्यान में रखते हुए अच्छी जीत। हालांकि थोड़ी और बड़ी जीत हो सकती थी, कई लोग कहेंगे। जब फर्स्ट मैच आपने देखा था 188 के साथ विन किया था हमने, वहां पे बड़ी जीत हो सकती थी, भारत ने उनको फॉलो ऑन नहीं दिया, तमाम चीजें, वो एक अलग मसला है। बट अगेन अच्छा क्रिकेट, दोनों टीमों ने बढ़िया क्रिकेट खेली, स्प्रिट अच्छी दिखाई। जो स्पोर्ट्स मैन स्प्रिट होती है बहुत जरूरी होती है, वो दोनों टीमों ने दिखाई। मैं समझता हूँ बांग्लादेश ने ऐसा नहीं कि बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया भी। हालांकि तमीम इकबाल जैसे प्लेयर्स को मिस किया बांग्लादेश ने, उनके बोर्ड भी बकायदा लगे हुए थे, वी मिस यू तमीम इकबाल ऐसा करके लिखा हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश उभर रही है और आगे ये भारत को कम से कम बल्कि दुनिया की किसी भी टीम को टक्कर देने के लिए काफी है। जी, जाकिर हसन का नाम ना लिया जाए और बांग्लादेश की चर्चा हो, ऐसा थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जाकिर हसन वो नाम है जिसने अभी जो इंडिया की दूसरे दर्जे की टीम थी उसके साथ बांग्लादेश की तरफ से जाकिर हसन ने
बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इस टेस्ट सीरीज में भी इकलौता शतक यदि बांग्लादेश की तरफ से आया है तो वो जाकिर हसन की तरफ से आया और है। शायद डेब्यू मैच में। जी हाँ, और बांग्लादेश ने जो लड़ाई की है उसमें जाकिर हसन का बहुत बड़ा रोल है। तो जाकिर हसन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जब कोई प्लेयर नया आता है तो आपको एक आध दो पारियां बहुत अच्छी देखने को मिलती हैं। प्रॉमिसिंग इनिंग है, ऐसी कोई दो राय नहीं इसमें। लेकिन मैं समझता हूँ अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी कि लंबी रेस के घोड़े हैं कि नहीं है। लेकिन हाँ, स्किल अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लड़ने का जज्बा जो होना चाहिए एक प्लेयर में वो नजर आया। मैं समझता हूँ कि इससे बांग्लादेश के जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत कुछ सीखेंगे और शायद आगे चल के उन्हें और अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। मैं बहुत जल्दबाजी में कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप क्रिकेट को अच्छे से समझते हैं तो आप किसी भी प्लेयर के बारे में एक या दो इनिंग से कुछ नहीं कह सकते कि वो बहुत अच्छा या खराब है। लेकिन हाँ, जितना देखा जितना खेला, एक अच्छी 50 भी उन्होंने की है सेकंड इनिंग में, मुझे याद है, शायद अगर जी मैं हाँ, गलत नहीं हूं तो। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो बड़े कंपोज्ड प्लेयर मुझे लगे और मैं समझता हूँ कि ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है बांग्लादेश को। जी हाँ, बिल्कुल। खैर, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो कुछ श्रृंखलाएं चल रही हैं, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच कराची में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है और पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए हाँ, तीन मैंने जब लास्ट देखा था तो उनके 8 विकेट गिर गए थे, बड़ी गंभीर स्थिति में था, लेकिन 300 के पार स्कोर था। जी हाँ, 438 रन बनाए हम्म। पाकिस्तान ने, जिसमें बाबर आजम के 163 रन थे, 167-68 थे आई थिंक। और जवाब में बहुत अच्छी पारी खेली है अब तक न्यूजीलैंड ने भी। तो होते ना होते बाबर आजम से एक शतक आ ही गया टेस्ट मैच में, और जिसकी जी हाँ, बड़े दिनों से चर्चा थी कि बाबर आजम से शतक नहीं आ रहा है। कोहली का जैसा हाल है ना भारत में, जी वही हाँ, दर्जा पाकिस्तान में बाबर आजम को दिया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छे प्लेयर हैं, स्किलफुल प्लेयर हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कोहली से तुलना कर देना ये कहीं ना कहीं थोड़ी जल्दबाजी है। हाँ ठीक है, कला में कोई कमी नहीं है, अच्छे प्लेयर हैं, आगे चल के बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। बट अगेन, कोहली कोहली है, सचिन सचिन है। अगर सचिन से हम कोहली की तुलना कर दें तो वो मुझे लगता है नाइंसाफी होगी, क्योंकि सचिन जिस जमाने में खेल रहे थे उस जमाने में आज की तरह सिक्योरिटी नहीं थी, है ना। और अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं, आप हम इस मैच की बात करें, 165 पर कोई विकेट नहीं गिरा है उनका। 165 पे 0। जी हाँ, कोई विकेट नहीं गिरा है। तो दोनों बैट्समैन अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होने वाली है पाकिस्तान के लिए। डेविड कॉनवे 82 रन पर खेल रहे हैं, अच्छी बैटिंग, बहुत अच्छे प्लेयर हैं वो। शायद लेथम विलियमसन के लेथम बाद अगर लेथम है, टॉम लेथम हाँ, दूसरे बैट्समैन उनके टॉम साथ। लेथम है। जी हाँ, जी। 78 रनों पे खेल रहे हैं वो। 78 रन पे 120 बॉल पे, जी, जी। जी हाँ। हम्म, ये स्थिति है। तो हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, पाकिस्तान टीम भी लड़खड़ा रही थी, लेकिन वो एक साझेदारी, अराउंड 196 रनों की वो साझेदारी बाबर आजम और कौन से सरफराज अहमद के बीच हुई। सरफराज ने 86 रनों का योगदान दिया और 160 प्लस बनाए बाबर आजम ने। तो क्या कहना चाहेंगे इस मैच में? आपकी संक्षिप्त टिप्पणी की क्या लगता है? हाँ, रिजल्ट अगर कहीं है फिलहाल न्यूजीलैंड के फेवर में लगता है अभी, जिस तरह से वो अ, अभी बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि कोलैप्स टेस्ट मैच में भी बहुत जल्दी होते हैं, आपको याद होगा कई सारे टेस्ट मैच जहां पे भारत को ले लीजिए, आप देख लीजिए, एक टेस्ट मैच में भारत 26 रन के अंदर 7-8 विकेट गिरा देता है अपने। तो कुछ भी हो सकता है। बट अगेन, दिस टाइम न्यूजीलैंड इज इन अ गुड कंडीशन टू विन दिस गेम। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट another match which is going on between Australia and Africa, you know, where जी, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका का मैच खेला गया। वहां पे पहले अफ्रीका ने बैटिंग की थी, 189 किए ढेर और हो गई। 189 पे ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने 300 ऑस्ट्रेलिया के तीन सौ 3 ही विकेट छियासी गिरे हैं। 386 पे 3 है और 2 खिलाड़ी उनके रिटायर्ड हर्ट होकर हर्ड गए है, हैं। बिल्कुल।
और लेकिन पहले मैं अफ्रीका की बात करूँ, एक समय अफ्रीका 67 पे 5 हो गई थी। उसके बाद एक साझेदारी काइल वरुण ने मार्को यंसन के साथ साझेदारी की और काइल वरुण ने अपने 50 किए और 59 रन आई थिंक उन्होंने भी बनाए थे, यंसन ने, मार्को यंसन ने। तो क्या कहना चाहेंगे, अफ्रीका कहाँ जा रही है, और यदि वो विकेट की साझेदारी ना होती छठे विकेट के लिए, क्या हश्र होने वाला था? अगर मगर क्रिकेट में कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पार्टनरशिप नहीं होती शायद 100 रन के अंदर आउट हो जाती। लेकिन कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो वो कुछ हुआ अफ्रीका के साथ। और इस मैच में रिकॉर्ड भी एक बना ऑस्ट्रेलिया के लिए, तीसरे विकेट के लिए जो सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप वो 239 रनों की हुई। आपको याद होगा, इसी मैच की बात कर रहा हूं मैं। जी तो स्मिथ अपने 100 से रह गए, वो अच्छा खेल रहे थे। जी हाँ, 14 रनों से, हम्म 15 रनों से। जी, हम्म वो वार्नर के मैं साथ उस पे मिलकर आऊंगा, 239 की। मैं उस पे हम्म आऊंगा। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। एक चीज, कैमरन ग्रीन जो कि आईपीएल में अच्छी खासी मोटी रकम मिली है, 5 विकेट लिए कैमरन ग्रीन ने। क्या ऐसा तो नहीं है कि कैमरन ग्रीन बल्लेबाज से गेंदबाज बन जाएंगे, या कुछ आशंकाएं तो नहीं मन में आपकी चल रही हैं? मुझे इतना समझ में नहीं आया कि कैमरन ग्रीन को इतने रुपए क्यों दे दिए गए। मतलब ठीक है, पोटेंशियल है, प्लेयर अच्छे हैं, नो डाउट, ओपनिंग में आपको अच्छे रन्स दे सकते हैं, लेकिन आजकल तो ऑस्ट्रेलिया उनसे बॉलिंग कराने पे लगा हुआ है। तो आईपीएल में उनका क्या यूटिलाइजेशन होगा, ये मेरी समझ से कम परे है। 16 करोड़ में खरीदना किसी खिलाड़ी को, और जब आपको उसका रोल ही ना पता हो, या तो जिस टीम ने खरीदा उस टीम को उसका रोल पता होगा कि जी इससे हम ओपनिंग ही कराएंगे। और वो मुझे लगता है ना, एक कहावत है, चल गया तो तीर नहीं तो तुक्का। तो शायद ये हश्र होगा। क्या नाम है इनका, ग्रीन। जी, कैमरन ग्रीन। बाकी सैम करन को बहुत बहुत महंगे दामों पे खरीदा गया, 18 करोड़ 50 लाख के आसपास की बोली लगाई गई उनकी, और मोटी रकम दी गई। अब वो उतना बढ़िया प्रदर्शन कर पाएंगे कि नहीं वो पता नहीं। जी खैर, हम आएंगे क्योंकि शो का समय भी हो रहा है, तो अभी थोड़ी सी चर्चा करनी है हमें। आईपीएल पे आएंगे एक बार आपके साथ हम, हाँ, आप वो जरा एनालिसिस करके रखिएगा पूरा। जी जी जी, तो बिल्कुल हम आईपीएल पे भी एक अलग से शो करेंगे। खैर, वो मैं चर्चा कर रहा था कि कैमरन ग्रीन ने 5 विकेट, हाँ, उसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया 189 के जवाब में आई और उसने काफी रन बना डाले, 386 पे 3, जबकि 21 पे पहला विकेट गिरा, 1 रन बनाया ख्वाजा ने। वो रन आउट हो अ, गए थे। और उसके बाद ज्यादा खास प्रदर्शन रहा नहीं, 14 रन बनाए। जी, लबुशेन और रन आउट हुए थे मेरे हिसाब अच्छा, से, 14 लबुशेन। बनाए। हाँ, 14 बनाए लबुशेन ने। और एक साझेदारी हुई, बहुत अच्छी साझेदारी हुई, और डेविड वार्नर ने दोहरा शतक लगाया। रिटायर हर्ट हुए, स्मिथ ने 85 किए। इस समय 48 गेंदों में 48 रन बनाकर क्रीज पर है ट्रेविस हेड, और उनके साथ केरी है। और अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है, भारतीय टीम का सिलेक्शन भी आज होना है, हम उसकी अपडेट आपके साथ कल लेकर आएंगे। तो आजम जी, आप रेडियो टशन के यूट्यूब चैनल पे आए और आपने कीमती वक्त निकाला, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। नहीं नहीं, कोई नहीं, चैनल हमारा ही है तो वक्त तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, अरे फिर भी सब आपके पास भी समय कम ही होता है। खैर, तो चलिए, इस अंक में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, गुड नाइट, शब्बा खैर।